अगर आपको अपना LMS हैंडल करवाना हो, कोई भी असाइनमेंट बनवानी हो या फिर क्विज़ करवाने हो तो आप हमसे रब्ता करें। इसके अलावा अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या फिर अपना प्रोजेक्ट बनवाना हो या फिर प्रोजेक्ट की कोई भी असाइनमेंट या उसके रिलेटेड कोई भी गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे रब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम। आज हमने CS508 का लेक्चर नंबर 35 से 37 तक करना है और आज जिस लैंग्वेज पे हम डिस्कस करेंगे वो होगी हमारे पास PHP। तो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, यानी इसके अंदर जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट में स्क्रिप्ट लिखते थे, बैक एंड पे जो भी लैंग्वेज हमारे पास इस्तेमाल होती है वो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है। तो PHP भी हमारे पास वही स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। PHP का जो सबसे पहले नेम था वो था पर्सनल होम पेज, लेकिन अब जो इसका नया नाम है वो है PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ये MCQs में भी आ सकता है, जो रिसेंटली क्विज़ किए हैं मैंने उनमें ये आया था। तो PHP जो हमारे पास सबसे ज़्यादा यूज़ होती है वो डेटाबेस में यूज़ होती है, लेकिन इसको डेटाबेस से लिंक करवा दिया जाता है और जो भी हमारे पास वेब डेवलपमेंट में यानी जो भी वेबसाइट होती है उनमें ये वाली PHP लैंग्वेज यूज़ होती है। और वेबसाइट से जो भी डेटा हमारा डेटाबेस में इकट्ठा होता है वो हम ऑलमोस्ट हर वेबसाइट का PHP के ज़रिए ही करते हैं। आजकल तो पाइथन ट्रेंडिंग पे है, नहीं तो हम उससे पहले PHP और MySQL से करते थे। तो व्हाट इज़ PHP? PHP स्टैंड फॉर PHP हाइपरटेक्स्ट प्रीप्रोसेसर। इट इज़ अ सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज का क्या मतलब होता है कि जो हमारे ब्राउज़र हैं वो इस लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। एग्जीक्यूटेड ऑन द सर्वर, इट इज़ स्पेशली सूटेड फॉर वेब डेवलपमेंट। ये वेब डेवलपमेंट के लिए बहुत ही सूट करती है, यानी इसको बहुत ज़्यादा वेब डेवलपमेंट में इस्तेमाल किया जा सकता है। वेब डेवलपमेंट क्या होती है? वेब डेवलपमेंट मतलब वेबसाइट वगैरह को बनाना। The main goal of this language is to allow web developer to write dynamically generated web pages quickly। तो इसके ज़रिए हम वेब पेजेस, वेबसाइट के जो भी पेजेस होते हैं वो इस लैंग्वेज के ज़रिए हम राइट करवा सकते हैं। इसका जो सिंटैक्स है वो C++ और C से मिलता जुलता है। तो PHP की फ़ाइल क्या होती है? PHP की फ़ाइल वो होती है जिसमें PHP राइट करते हैं हम, या PHP रिटर्न होती है। तो उसकी जो एक्सटेंशन होती है वो .php भी हो सकती है, PHP3 भी हो सकती है और .phtml भी हो सकती है, लेकिन जो हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं वो है .php। PHP को जो है HTML के टैग्स के साथ भी लिखा जा सकता है और उनसे अलग करके भी लिखा जा सकता है। जिस तरह हम CSS को HTML के टैग्स के अंदर एम्बेड करवा सकते हैं, इस तरह PHP को भी हम एम्बेड करवा सकते हैं। ये जो PHP की मदद से हेलो वर्ड लिखा गया है, तो इसमें PHP जो हम स्टार्ट करते हैं वो हमारे पास साइन होता है लेस देन साइन, और उसके बाद हमारा होता है एक क्वेश्चन मार्क। फिर हम लिखते हैं PHP और उसके अंदर जो भी हमारा कोड लिखवाना हो वो हम HTML की तर्ज का लिखते हैं। इको स्टेटमेंट हमारे पास होती है किसी भी चीज़ को इको यानी प्रिंट करवाने के लिए, और इस टैग को हम जिस टैग को हमने ओपन किया होता है उसको हम क्लोज जब करते हैं तो साथ में हम PHP नहीं लिखते हैं, जस्ट हमने क्वेश्चन मार्क देना होता है और एक ग्रेटर देन वाला साइन। तो यहाँ पे हमने बेसिकली PHP का एक हेलो वर्ड लिखा है और हेलो वर्ड हमारा क्या आ गया, वो पैराग्राफ में आ गया, यानी HTML के अंदर आ गया हमारा। PHP जो ऑलमोस्ट ज़्यादातर यूज़ होती है वो HTML पेजेस के अंदर ही यूज़ हो सकती हैं। हम अगर कोई HTML का पेज लें और उसमें ये सिंटैक्स डाल दें तो वो वर्क करेगा हमारे पास। ज़रूरी नहीं है कि हमें PHP की अलग फ़ाइल्स बनानी पड़े, लेकिन हम ज़्यादातर PHP की अलग फ़ाइल्स भी बनाते हैं जिनमें सिर्फ PHP लिखी होती है, तो वो ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। तो ये जो सारा कोड लिखा हुआ है कि कैसे हम HTML से हम इस तरह हेलो वर्ड जनरेट करवा सकते थे, और PHP से हम PHP के अंदर वो जो हेलो वर्ड है वो लिख के हम जनरेट करवा सकते थे। ये दोनों इनका फ़र्क है। यानी एक लैंग्वेज के अंदर हमने दूसरी लैंग्वेज इम्बेड करवा दी थी। PHP के जो ओपनिंग टैग्स होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया कि एक हम लेस देन वाला साइन यूज़ करते हैं, उसके बाद क्वेश्चन मार्क और साथ में PHP लिखते हैं, और उसको हम क्लोज भी करवाते हैं। किससे क्लोज करवाते हैं? वो क्लोज करवाते हैं हम एक क्वेश्चन मार्क और एक ग्रेटर देन वाला साइन। इसमें हमारे पास इको होता है। इको बेसिकली किसी स्टेटमेंट को आउटपुट लेने के लिए हमारे पास इस्तेमाल होता है। जिस तरह हम जावास्क्रिप्ट को स्क्रिप्ट टैग में लिखते थे, इस तरह हम PHP को भी स्क्रिप्ट टैग में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एट्रीब्यूट यूज़ होगा लैंग्वेज का कि कौन सी हम लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम PHP इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो जस्ट हम इको भी करवा सकते हैं PHP का, जस्ट ये हम सिंटैक्स दे लें तो ये भी हमारे पास यूज़ होगा, यानी ये भी प्रिंट हो जाएगा हमारे पास। तो हर लैंग्वेज को लिखने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के तरीके होते हैं, यहाँ पे भी PHP को हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से लिख सकते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा ये परसेंटेज वाला साइन, इसकी मदद से भी हम PHP को लिख सकते हैं। अगर आपने CS506 की बुक पढ़ी हो जिसमें हम जावा सर्वर पेजेस लिखते थे, तो उस जावा सर्वर पेजेस में भी हम इस तरह के हम जावा स्क्रिप्ट करवा देते थे, यानी HTML के अंदर इस तरह के हम टैग्स वगैरह इंक्लूड करवा देते थे और उन टैग में अंदर हम जावा स्क्रिप्ट को ऐड करवा देते थे, जावा को। तो PHP का भी बेसिकली यही सिंटैक्स यूज़ होता है। डेटा टाइप्स कितनी तरह की होती हैं PHP में? PHP बेसिकली ये सब जो है PHP में डेटा टाइप्स ही होती है। हर लैंग्वेज में इस तरह की डेटा टाइप्स होती है, कोई बूलियन को सपोर्ट करती है, कोई लैंग्वेज नहीं करती, लेकिन PHP जिन डेटा टाइप्स को सपोर्ट करती है वो है बूलियन, इंटीजर, फ्लॉट, अरे, स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट, नल, ये सारे हमारे पास क्या हैं, डेटा टाइप्स। बूलियन में हमारे पास ट्रू फॉल आ जाता है या 0 और 1 आ जाता है। इंटीजर में हमारे पास कोई भी इंटीजर, फ्लॉट में हमारे पास कोई भी इशारे वाला नंबर यानी फ्लोटिंग पॉइंट, स्ट्रिंग में हमारे पास स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, यानी डबल क्यूट्स के अंदर जो भी हमारा टेक्स्ट होगा या इंटीजर होगा वो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। इस तरह हम अरेज भी ले सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी, रिसोर्सेज भी। इंटीजर हमारे पास क्या होते हैं, द साइज ऑफ एन इंटीजर इज़ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट, यानी जो PHP में इंटीजर का साइज़ होता है जिस भी ब्राउज़र पे यानी जिस प्लेटफॉर्म पे वो हमारी लैंग्वेज आउटपुट करवा रही होगी या एग्जीक्यूट हो रही होगी उस पर डिपेंड करता है। ये मोस्टली जो 32 बिट के हमारे पास इंटीजर होते हैं, लेकिन कहीं कहीं मतलब जो ओल्ड प्रोग्राम्स होते हैं यानी ओल्ड हमारे पास कंपाइलर होते हैं उनमें कोई इंटीजर 64 बिट का भी यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो PHP डज नॉट सपोर्ट अनसाइंड इंटीजर। PHP हमारे पास बगैर साइन वाले इंटीजर को नहीं यूज़ करवा सकती। It is important to note that unlike C++ or Java, if you specify a number beyond the bounds of integer type, it will interrupt at float instead. तो इस सारे लाइन को उन्होंने समझाया हुआ है कि अगर PHP में आप आगे पॉइंट डाल देंगे तो वो फ्लोटिंग पॉइंट होगा। ठीक है, अगर यहाँ से आप जस्ट 12 लिख दें और उसके बाद पॉइंट डाल दें तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट बन जाएगा, वेदर आपने इसके आगे कुछ लिखा है या नहीं। लेकिन आप जब पॉइंट डालेंगे इससे पहले या बाद में तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह PHP में हमारे पास स्ट्रिंग्स भी होती हैं। स्ट्रिंग्स हमारे जो होती हैं वो डबल क्यूट्स के अंदर होती हैं। स्ट्रिंग्स का जो मेथड है वो हर लैंग्वेज के अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर ही है कि हम उनको क्या करवा सकते हैं, डबल क्यूट्स के अंदर भी जो भी चीज़ हम लेते हैं वो हमारे पास स्ट्रिंग्स बन जाती हैं। यहाँ पे हम सिंगल क्यूट भी यूज़ कर सकते हैं, डबल क्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं वेरिएबल्स। वेरिएबल्स को हम PHP में किस तरह यूज़ करते हैं। वेरिएबल को PHP में मैंने आपको पहले भी बताया कि एक हमारे पास डॉलर का साइन होता है और उसके बाद हम जो भी राइट करवा दें वो हमारा वेरिएबल बन जाएगा, और इस वेरिएबल को हम लिस्ट के तौर पे भी ले सकते हैं या जो भी हम इसको करवाना चाहें उसके तौर पे भी हम ले सकते हैं। ये हमारा वेरिएबल बन गया। जबकि जो जावा है या C# है उसमें हम वेरिएबल किस तरह ले सकते थे, C# में हम वेरिएबल ले सकते थे, या तो जावा में हम वैर लिखते थे या फिर अंडरस्कोर डाल देते थे और उसके बाद जो भी लिखते थे वो हमारे पास वेरिएबल बन जाता था। C# में भी हमारे पास इसी तरह था। ठीक है, जबकि अगर हम इससे पहले जो हमने प्रोलॉग वाली लैंग्वेज पढ़ी थी उसमें वेरिएबल हम या तो हमारे पास कैपिटल में कुछ आ जाए वो वेरिएबल या फिर अंडरस्कोर में जो भी आ जाए वो हमारे पास वेरिएबल बन जाता था। ये इन तीनों का डिफरेंस है, आपने याद रखना है। ठीक है, ये हमारे पास वेरिएबल जो डॉलर साइन और डॉलर के बाद हम कोई इंटीजर भी दे सकते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नहीं, फ्लोटिंग पॉइंट तो नहीं, लेकिन जो भी हम लेटर, नंबर या अंडरस्कोर देंगे वो हमारे पास क्या बन जाएगा, वो एक तरह से हमारे पास वेरिएबल बन जाएगा। स्ट्रिंग कन्वर्जन टू नंबर्स, तो स्ट्रिंग को हम नंबर्स में किस तरह कन्वर्ट करवा सकते हैं। हमारे पास बेसिकली दो मेथड्स होते हैं स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करवाने के लिए। ठीक है, वो मेथड कौन से हैं, हम उसमें स्ट्रिंग की कंकैटिनेशन वगैरह को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि एक हमारे पास इंटीजर है 2 और उसके साथ हमने क्या 10.5 ये डबल क्यूट्स के अंदर आ गई है, तो ये हमारे पास एक स्ट्रिंग हो गई। इनको उन्होंने प्लस करवाया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक फ्लोटिंग नंबर आ जाएगा। ये सारी जो हमारे पास
डबल क्यूट्स के अंदर दी हुई है, ये नंबर्स नहीं है, ये हमारे स्ट्रिंग बन जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से जब ये 1 को यहाँ से मैनेज करेगा 1.3E3 से, तो ये कोई ना कोई हमारे पास इंटीजर की टाइप में आ जाएगा। ये 10 स्मॉल कैट्स, ये भी हमारे पास इंटीजर में आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिकली हम स्ट्रिंग्स को नंबर वाली वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर रहे हैं। इसके बाद PHP में हमारे पास आ जाती है अरेज। अरेज PHP में हमारी की और वैल्यू पेयर्स के तौर पे काम करती है, यानी हमने उनकी की देनी होती है। की कौन सी है, की का मतलब है उनका नंबर कौन सा है, उसको हमने कौन सी की यानी कौन सा नंबर असाइन कर दिया है और उसमें हमने कौन सी वैल्यू डाली है। की और वैल्यू के कंसेप्ट पे हमारी ये PHP की अरेज आती हैं। तो यहाँ पे एक उन्होंने डॉलर साइन से वेरिएबल बना दिया है, वेरिएबल हमारा है अरे, और इसके अंदर हमें एक इंटीजर, हमें एक कीवर्ड देना पड़ता है अरे का। उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट्स यूज़ करनी है। स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर जो भी हमारे पास होगी, हमने क्या करना है, सबसे पहले उनको कीज़ देनी है कि कौन सी की या कौन सी जगह पे हमारा कौन सा वैल्यू आ रही है। बेसिकली जब भी हम इस डेटा को हम कंसोल करवाएंगे या इस डेटा को हम इको करवाएंगे, तो हमें ये कीज़ वगैरह को इको करवाना पड़ेगा और हमारी वैल्यू खुद ब खुद ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए उन्होंने इको के अंदर उसी अरे जो हमने बनाई थी, ये वाली अरे, उसके अंदर हमारा जो दिया है एक की दी है कि इस वाली की को आपने क्या करवाना है, इको, इको यानी प्रिंट करवाना है। तो हमारा प्रिंट होगा बार, यहाँ पे बार लिखा हुआ है। जब वो 12 को इको करवाएंगे तो हमारा क्या होगा, ट्रू। ट्रू हमारे पास फिर बूलियन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये ट्रू हमारे पास बूलियन है, जब इसको नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। जब हम कोई भी की इसको असाइन नहीं करते, तो कोई भी की असाइन यानी यहाँ पे हम की ना लिखें, ऐसे इसको प्रिंट करवा दें, तो हमारा ये पहले वाला वेरिएबल यानी पहले वाला जो डेटा होगा वो हमारे पास आ जाएगा। ये नीचे लिखा हुआ है, ठीक है। ये सारी हमारे पास अरेज बनी हुई हैं। यहाँ हमने 5 की दी है और 5 को हमने वैल्यू दे दी है 1 की। यहाँ पे हमने 12 की ली है और 12 को वैल्यू दे दी है 2 की, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पास अरेज वर्क करती हैं। PHP में क्लास क्या होती हैं? क्लासेस PHP में बेसिकली जावा के इक्वल ही होती हैं, जिस तरह हम जावा में क्लासेस बनाते हैं, लेकिन एक डिफरेंस है इनका, जिसको आप PHP का एडवांटेज भी कह सकते हैं। वो एडवांटेज क्या है कि जावा में जब भी हम क्लास बनाते थे, तो क्लास के अंदर हम क्या करवाते थे, कंसोल डॉट राइट लाइन यानी सिस्टम डॉट प्रिंट, इसके ज़रिए हम उसको राइट करवा सकते थे। उसके अंदर हम मेन फंक्शन बना लेते थे। लेकिन इस तरह हम इसके अंदर मेन फंक्शन अगर बनाना चाहें तो भी ठीक है, अगर ना भी बनाएं तो मेन फंक्शन की हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बाकी सिंटैक्स इनका एक ही है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने एक वेरिएबल लिया हुआ है, वेरिएबल के बाद उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है। तो ये देखें, अगर यहाँ पे आप कोई फंक्शन ना भी बनाएं तो भी आपकी क्लास वर्क करेगी, अगर बना भी लें तो भी आपकी क्लास वर्क करेगी। और एक और एडवांटेज भी है, आप क्लास के बाहर भी कोई ना कोई फंक्शन बना सकते हैं, जिस तरह इन्होंने ये वाला फंक्शन बनाया है, ठीक है। क्लास के अंदर भी बना सकते हैं, क्लास के बाहर भी बना सकते हैं, अगर ना भी बनाएं तो इसका कोई मसला नहीं है। ये हमारा मेन एडवांटेजेस होता है। इसके बाद हमारे पास आ जाती हैं अलाइसिंग। अलाइसिंग हमारे पास क्या होता है, अलाइसिंग का मतलब होता है कि एक चीज़ को हम दूसरी चीज़ के अंदर या तो पुट करवा देते हैं या उसका रेफरेंस दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक वेरिएबल उन्होंने बनाया है फू के नेम से, जिसका उन्होंने वैल्यू दी है फ़खर, और एक वेरिएबल दूसरा बना दिया है और उसके अंदर असाइन कर दिया है वही फू वाला वेरिएबल, यानी उन्होंने इसका क्या कर दिया है, रेफरेंस कर दिया है कि जब भी हम फू को कॉल करवाएंगे तो हमारा कौन सा वेरिएबल, ये बार बार हमारे पास आ जाएगा, ये बार वाला वेरिएबल, ठीक है। अब बार को उन्होंने क्या नेम दिया है, माई नेम इज़ बार, और इको बार करवाया है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास बेसिकली वही बार बार जो है हमारे पास फू, और फूज की वैल्यू ये यहाँ पे फ़खर पुट करवाएगा, ठीक है। अलाइसिंग प्रॉपर्टीज़ भी होती है हमारे पास। अलाइसिंग प्रॉपर्टीज़ का क्या मतलब होता है कि एक चीज़ को हमने दूसरी चीज़ के रेफ़र में कर दिया, या एक चीज़ के अंदर हमने दूसरी चीज़ को ऐड कर दिया। जिस तरह हमने लिस्ट वाला टॉपिक देखा था कि हम एक लिस्ट के अंदर 2 लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जिनको हम सब लिस्ट कहते हैं। बेसिकली वो अलाइसिंग प्रॉपर्टीज़ वहाँ पे यूज़ हो रही होती हैं। वेरिएबल 2 तरह के वेरिएबल हमारे पास होते हैं, ठीक है, यानी दो वेरिएबल सेम टाइम में भी हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखें, डबल डॉलर साइन हमने जो यूज़ किया होता है वो हमारा बन जाता है वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पे उन्होंने पहला एक बनाया हुआ है वेरिएबल हेलो के नेम से, फिर उन्होंने बना दिया है डबल वेरिएबल ए और उसको वर्ड का नाम दे दिया है। जब उन्होंने इसको प्रिंट करवाया तो एक करली ब्रेसेस हमारे पास यूज़ होती हैं,
ये दूसरे वाले वेरिएबल को हमारे पास आउटपुट में आने के लिए। जब इसको हमने आउटपुट करवाया तो ये हमारे पास आ गया हेलो वर्ल्ड। कांस्टेंट क्या होते हैं हमारे पास? बेसिकली कांस्टेंट मैंने आपको पहले भी बताया था, कांस्टेंट जिस भी लैंग्वेज में होंगे उनका यूज़ एक तरह से ही होगा कि हमने जो चीज़ उसको असाइन करवा दी, बस बाद में हम उसको क्या करवा देते हैं, बाद में हम उसको अपडेट नहीं करवा सकते, रिमूव नहीं करवा सकते। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो पाई होती है उसकी वैल्यू क्या होती है हमारे पास 3.14, ठीक है। तो हम जिस भी लैंग्वेज में इसको यूज़ करेंगे वो हमारी पाई की वैल्यू 3.14 होगी। 3.14 से ना कुछ इबव हो सकता है ना कुछ हमारा लेस हो सकता है। तो कांस्टेंट यहाँ पे भी यही होती है, लेकिन यहाँ पे जो कांस्टेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होता है। यहाँ पे दूसरी लैंग्वेज में केस सेंसिटिव वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन इस लैंग्वेज में हमारा जो कांस्टेंट है वो केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है? केस सेंसिटिव जिस तरह लैंग्वेजेस होती हैं कि कुछ लैंग्वेज कैमल केस में यूज़ होती है, यानी CASE केस, और इसका सेंसिटिव, ठीक है। ये जो हमारे पास है ये केस सेंसिटिव है, और इसके बाद हमारे पास ये कैमल केस में भी आ सकता है, यानी कुछ छोटा लिख दें कुछ बड़ा लिख दें उसके अंदर, ठीक है। और केस सेंसिटिव वो होता है हमारे पास कि जो चीज़ हमने ऊपर यूज़ की है वही चीज़ हम नीचे यूज़ कर लें, ठीक है। यानी अगर हमने ऊपर बड़ा सी यूज़ किया है, जब हम नीचे इसको प्रिंट करवाएंगे तो हम बड़े सी की मदद से ही प्रिंट करवाएंगे। जबकि जो हमारे पास HTML होती है उसमें जो हम टैग्स दे सकते हैं, उसमें या तो हम कैपिटल में भी टैग्स दे सकते हैं, जिस तरह ये T1 का टैग हो गया, और जब हम इसको प्रिंट करवाना चाहें तो स्मॉल में भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो ये केस सेंसिटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम उसको कैपिटल में भी फैच करवा सकते हैं और लोअर केस में भी फैच करवा सकते हैं। जबकि C++ जो हमारे पास होती है वो भी हमारे पास केस सेंसिटिव होती है। लॉजिकल ऑपरेटर्स इसमें हमारे पास यूज़ होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे पास? एंड हो गया, आर हो गया, ज़ॉर ऑपरेशन हो गया, एंड ऑपरेशन हो गया, ठीक है। ये हमारे पास जो होते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं। ये नॉट ऑपरेशन हमारे पास हो गया जो फैक्टोरियल का साइन लिखा हुआ है। स्ट्रिंग ऑपरेटर हमारे पास क्या होते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया है कि यहाँ पे दो तरह के हमारे पास स्ट्रिंग ऑपरेटर यूज़ हो सकते हैं। एक तो हमारे पास होते हैं स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का मतलब है दो स्ट्रिंग्स को आपस में हमने क्या करना होता है, जोड़ना होता है। एक हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर होता है यहाँ पे कि उस चीज़ को उसके आपने क्या करवाना है, असाइन करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग ऑपरेटर एक यूज़ किया है यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन वाला, और यहाँ पे हमने असाइनमेंट वाला यूज़ किया है। तो इन दोनों का हमारे पास आउटपुट एक ही आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो असाइनमेंट ऑपरेटर हमने यूज़ करना होता है, आप डॉट और इक्वल टू हमारे पास यहाँ पे यूज़ होता है। आपने ये चीज़ जहन में रखनी है, डॉट और इक्वल टू सिर्फ हमारे पास असाइन नहीं होता, क्योंकि हमने उसकी कॉन्कैटिनेशन करनी होती है ना, दो चीज़ों को जोड़ना होता है। और मोस्टली लैंग्वेज में हमारे पास जो दो चीज़ें जुड़ती हैं वो प्लस के साइन से या फिर डॉट के साइन से ही जुड़ती हैं। अरे ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? अरे के अंदर जो भी हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं वो हमारे पास आ जाते हैं अरे ऑपरेटर्स, ठीक है। अरे के अंदर हम प्लस का साइन जब यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, प्लस मीन होता है यूनियन, डबल इक्वल टू का मतलब होता है वो एक दूसरे के इक्वल है। तीन इक्वल टू हम या तीन असाइनमेंट ऑपरेटर उसमें यूज़ करें तो उसका मतलब होता है आइडेंटिटी। और ये इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, इसका मतलब भी होता है नॉट इक्वल टू, और इसका मतलब होता है कि कोई आइडेंटिटी इसमें नहीं है। ये आपने देख लेने हैं। यहाँ पे हमारे पास जो एक उन्होंने कहा है कि नोट करें कि जो डिफरेंस होता है डबल असाइनमेंट और ट्रिपल असाइनमेंट ऑपरेटर में, कि जो डबल असाइनमेंट होती है उसमें हमने की वैल्यू पेयर्स को चेक करना होता है कि वो एक दूसरे के इक्वल हैं या नहीं, ठीक है। तो जो ट्रिपल होती है हमने द लेटर रिक्वायर दैट इन आर्डर, उसमें हमने उनका आर्डर को चेक करना होता है। यहाँ पे हमने की वैल्यू पेयर्स को और उसमें आर्डर को, की वैल्यू पेयर्स यानी दोनों में कीज़ भी सेम हो और वैल्यूज़ भी। और आर्डर क्या है कि आर्डर मतलब यह है कि एक लिस्ट में अगर 4 एटम्स हैं तो दूसरी लिस्ट में भी या दूसरे वेरिएबल में भी हमारे पास 4 एटम्स होने चाहिए, सही है। और द प्लस ऑपरेटर अपेंड द राइट हैंड अरे टू लेफ्ट हैंड अरे। अपेंड का मतलब होता है आगे हमने क्या करवाना है, उसको ऐड करवाना है। अपेंड होता है हमारे पास, फिर होता है बिफोर, आफ्टर, इस तरह भी हमारे पास होते हैं। ये हमने CS411 में पढ़े हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट हमारे पास क्या होती हैं? PHP में कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं जिसकी मदद से हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। कोई भी डेटा या फंक्शन हमने लिखे होते हैं उनको हम क्या करवा सकते हैं, कंट्रोल।
हमारे पास जो PHP में जो स्टेटमेंट होती हैं, इफ़ होती है, वाइल होती है, इफ़ एल्स होती है, हमारे पास एक डू वाइल हो गई, फार लूप होगी, स्विच स्टेटमेंट हो गई, फार ईच, ब्रेक, कंटिन्यू, ये सारी जो होती हैं हमारे पास कंट्रोल स्टेटमेंट होती हैं, यानी सारे हमारे कोड को कंट्रोल कर सकती हैं। इफ़ स्टेटमेंट हमारे पास आ जाती है, दो बेसिकली वेरिएबल के दरमियान हमने क्या करवाना होता है, कोई ना कोई लॉजिकल ऑपरेशन करवाना होता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं इफ़। यहाँ पे उन्होंने दिखाया हुआ है कि इफ़ जो वेरिएबल ए है वो ग्रेटर देन हो वेरिएबल बी से, तो आपने ये स्टेटमेंट पुट करवा देनी है। एल्स इफ़ का मतलब है कि अगर ये वाला इफ़ हमारे पास ट्रू नहीं है, ट्रू होगा तो हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट रन हो जाएगी और नीचे वाला जो कोड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। एल्स इफ़ का मतलब है कि अगर ये वाली स्टेटमेंट हमारे पास रन ना हुई तो आपने क्या करवाना है, इस वाले ऑपरेशन को देखना है कि अगर हमारे पास जो वेरिएबल ए है और वेरिएबल बी है वो एक दूसरे के इक्वल हैं, तो आपने क्या करवाना है, इन आपने प्रिंट करवा देना है कि वेरिएबल ए इज़ इक्वल टू बी। और अगर ये भी हमारे पास एग्जीक्यूट ना हो तो आपने क्या प्रिंट करवाना है कि ए इज़ स्मॉलर देन बी। इस तरह से हम मतलब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक चीज़ ऐसे हो सकती है। ये बेसिकली डेटाबेस में हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ होती हैं कि कौन सा डेटा डेटाबेस में हमने ऐड करना है और कौन सा नहीं करना। फॉर ईच स्टेटमेंट हमारे पास अरेज के ऊपर वर्क करती है, ठीक है। आपको नेम से ही पता चल गया होगा कि फॉर ईच, फॉर मैनी के लिए, ईच मनी हर एक के लिए, ठीक है, हर एक के लिए या किसी किसी के लिए। और ये हम अरेज के ऊपर क्योंकि इसको इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई भी अरेज में हमारी की और वैल्यू अगर इतनी हो तो हमने क्या करवाना है, उसके अंदर ये वाली स्टेटमेंट पुट करवानी है, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पे हम फॉर ईच के अंदर भी इफ़ एल्स स्टेटमेंट लगा सकते हैं, तो ये दोनों का सिंटैक्स एक ही हो गया। तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिया हुआ है, एक उन्होंने अरे बनाई हुई है जिसके अंदर उन्होंने 1 2 3 4 का डेटा उसने पुट करवाया हुआ है। तो कहते हैं कि अगर फॉर ईच वेरिएबल ए अरे और एज हमारे पास एक होता है वेरिएबल वैल्यू, ठीक है। वेरिएबल वैल्यू किसके इक्वल हो हमारे पास, वेरिएबल वैल्यू इसको 2 से हमने मल्टीप्लाई करवाना है हर एक को, ठीक है। तो हमने यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, 2 4 6 8 हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया। ईच का मतलब होता है हर एक वैल्यू को लेना, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट का मैंने कल भी आपको समझाया था कि ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है आपने वहाँ पे जाके ब्रेक करवा देना है, ठीक है। तो जब भी हमारे पास ये वाला जो केस 5 होगा ये हमारे पास ट्रू हो जाएगा तो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे यानी इस कोड के बाद हमारे आगे वाला कोड जो होगा वो काम नहीं करेगा। ब्रेक स्टेटमेंट का मतलब होता है जहाँ पे हमारी मुंतखब शुदा वैल्यू आ गई उसके बाद हमने क्या करवाना है, कोड को एग्जीक्यूट नहीं करवाना। कंटिन्यू का मतलब है कि अगर ये चीज़ आ भी जाए तो आपने क्या करवाना है, आगे भी उसके काम करना है। कंटिन्यूएशन वाला हमारे पास यूज़ हो रहा है। यहाँ पे हमने कहा है कि फॉर हमारे पास वेरिएबल आई जो है वो 0 के इक्वल है और वेरिएबल आई की वैल्यू जब 5 से नीचे हो जाए तो आपने इंक्रीमेंट करना है वेरिएबल आई को। और उसमें हमने बता दिया है कि जब वेरिएबल आई 2 के इक्वल हो जाए तो आपने क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है फिर, ठीक है। अगर वेरिएबल आई की वैल्यू 1 होगी तो वो ये प्रिंट करवाएगी नहीं, जब 2 हो जाएगी उसके बाद जितनी भी हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी तो उसने ये वेरिएबल आई को प्रिंट करवाना होगा। अल्टरनेटिव सिंटैक्स फॉर कंट्रोल स्टेटमेंट, तो ये हमारा जो कंट्रोल स्टेटमेंट का सिंटैक्स उन्होंने दिया हुआ है कि इफ़ के अंदर हमने क्या करवाया है कि वेरिएबल ए जो है वो हमारा 5 के इक्वल है तो आपने क्या प्रिंट करवा देना है, ए इक्वल टू 5, ठीक है। उसके बाद हमने ये हमने करवा दिए हैं जैसे हो सकते, यहाँ पे हम बेसिकली एक न्यू लाइन ही देना चाहते हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा करवा दिया है वेरिएबल 6 ए इज़ इक्वल टू 6, तो आपने ये ए इज़ इक्वल टू 6 यानी इफ़ स्टेटमेंट एल्स इफ़ जिस तरह पहले मैंने बताया था ये उसका सिंटैक्स ही दिया हुआ है कि इनको किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। यूज़र डिफाइंड फंक्शन का मतलब है कि आप उसमें अपनी तरफ से भी कोई फंक्शन वगैरह ऐड करवा सकते हैं। ये फंक्शन या तो क्लास में होते हैं या क्लास से बाहर भी हो सकते हैं, ये मैंने आपको बताया है। फंक्शन आर्गूमेंट का हमारे पास मतलब होता है कि उसमें हम कुछ एक्स्ट्रा वेरिएबल यूज़ करवा रहे होते हैं एक फंक्शन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने ये देखो एंड और उसके बाद वेरिएबल लिया हुआ है। तो ओवरऑल जो हमारी
तो ओवरऑल जो पीएचपी हमारे पास यूज़ होती है वो डेटाबेस को कनेक्ट करने के लिए, या जावा से बेहतर हमारे पास सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है पीएचपी। पीएचपी में क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने जावा में देखे थे, लेकिन एक हमारे पास एडवांटेज क्या होता है कि इसमें हम जो फंक्शन या वाइड मेन करवा देते हैं वो ज़ाहरी बात है, हम जावा में जो थे उसको क्लास जब भी इनिशलाइज़ करवाते थे तो क्लास के अंदर वो वाइड मेन फंक्शन हम यूज़ करते थे, पब्लिक वाइड मेन। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे हम क्लास से बाहर भी यूज़ कर सकते हैं और क्लास के अंदर यूज़ करें तो सही है, ना करें तो कोई मसला नहीं होता। तो डेटाबेस वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फीचर ऑफ पीएचपी इज़ इट्स सपोर्ट फॉर प्रोवाइडिंग वेब पेजेस एक्सेस टू डेटाबेस। तो डेटाबेस से लिंक करवाने के लिए ज़्यादातर जो हम यूज़ करते हैं वो पीएचपी होती है। यहाँ से देखें ये जो कोड उन्होंने दिया हुआ है कि हमारे पास डॉलर कनेक्शन एक वेरिएबल कनेक्शन का बना लिया है, और ये हमारे पास ये की होती है जो हम पीएचपी में वेरिएबल से कनेक्ट करवा सकते हैं डेटाबेस को। ठीक है, तो ये हमारे पास कस्टमर नाम का एक फॉर्म हो गया या टेबल होगी कि उससे हमने डेटा लेके हमने वेरिएबल में जाके यो डेटाबेस में जाके इनपुट करवा देना है। तो ये हमारे पास पीएचपी लैंग्वेज थी। कल इंशाल्लाह हम जावास्क्रिप्ट को पढ़ेंगे।